तो लोगों की वो ये निर्देश अधिकार क्या है कि इसकी ये गारंटी है एक तरह से। अगर ये अधिकारों का हनन करती है कोई कोई भी सरकार या फिर कोई व्यक्ति, तो न्यायालय जाया जा सकता है। ठीक है। लेकिन अगर नीति निर्देशक तत्वों का पालन नहीं कर रही है सरकार, तो आप न्यायालय नहीं जा सकते हो। पालन नहीं कर रही है अगर, तो न्यायालय नहीं जा सकते। ठीक है, न्यायालय नहीं जा सकते। तो अब देखते हैं इन दोनों में संबंध क्या है आपस में। ठीक है, तो मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों को एक दूसरे के पूरक के रूप में देखा जाता है। एक दूसरे के पूरक हैं ये। ठीक है, ये एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक मतलब एक दूसरे को पूरा करते हैं। कुछ कमियां अगर अधिकारों में है तो उसको ये नीति निर्देशक पूरा करता है, और कुछ कमियां नीति निर्देशक में है तो उसको अधिकार पूरा करती है। ठीक है, एक दूसरे के पूरक हैं ये दोनों। अब कैसे हैं? जहां मौलिक अधिकार सरकार के कुछ कार्यों पर प्रतिबंध लगाती है, सरकार के कार्यों पर प्रतिबंध लगाते हैं कि सरकार इससे ज्यादा काम नहीं कर सकती, हमारे अधिकारों का हनन नहीं कर सकती, जिसका जो सरकार का अधिकार क्षेत्र है उसी के अंदर काम कर सकती है। तो मौलिक अधिकार क्या करता है? सरकार के कार्यों पर प्रतिबंध लगाती है। ठीक है। और नीति निर्देशक क्या कहता है? उसको प्रेरणा देती है सरकार को कि कुछ और काम करो, कुछ और नया काम करो जिससे कि लोगों की भलाई हो। नीति निर्देशक तत्व उसे कुछ कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। तो अधिकार क्या करते हैं? प्रतिबंध लगाते हैं कार्य करने के लिए, और नीति निर्देशक उसको प्रेरणा देते हैं क्या ये कार्य करने चाहिए। तो अब एक आप बोलोगे एक प्रतिबंध लगा रहा है और एक प्रेरणा दे रहा है, तो प्रतिबंध अधिकार उन चीजों पर लगाता है जिससे कि लोगों के नागरिक जो लोगों के जो मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। अगर ऐसा कुछ काम कर रही है सरकार जिससे लोगों नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो संविधान ने उस पर प्रतिबंध लगाया है ऐसे कार्य करने के लिए। अधिकारों द्वारा अधिकार डाल दिए गए हैं, तो सरकार सरकार उन अधिकारों से ऊपर नीचे काम नहीं कर सकती। जो भी सरकार कानून बनाएगी वो का अधिकारों के अगेंस्ट नहीं जा सकता वो कानून। ठीक है। तो और नीति निर्देशक क्या है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो सरकार को करना चाहिए। ठीक है, तो वो कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, वो कार्य करने के लिए प्रेरित करती है लोगों का कल्याण के लिए, सामाजिक जन कल्याण के लिए। ठीक है, ये प्रेरणा देती है, नीति निर्देशक प्रेरणा देती है सरकार को कुछ और कार्य करने के लिए। ठीक है, और इसको संरक्षित किया गया है अधिकारों को। लेकिन नीति निर्देशक तत्व पूरे समाज के हित की बात करते हैं। लेकिन कभी कभी जब सरकार नीति निर्देशित तत्वों को लागू करने का प्रयास करती है तो वे मौलिक अधिकारों से टकरा जाते हैं। अब टकराहट कब होती है? मान लीजिए अधिकारों में लिखा गया है समानता का अधिकार। ठीक है, समानता का अधिकार दिया गया है। किसी को परेशानी है क्या कुछ? ये पहले क्लास नहीं कर पाऊंगा, कल एग्जाम है। ठीक है, तो समानता का अधिकार दिया है। रिकॉर्डिंग नहीं हो रही क्या? स्क्रीन हो दिखाई रही दे है। रहा है मुझे हाँ तो। जी। रिकॉर्डिंग चल रही है ना? तो अधिकार दिया गया समानता का कि सभी समान है। ठीक है, अगर सबको समानता का अधिकार दिया गया है, और मान लीजिए एक तराजू है, तराजू में दो पलड़े हैं, मैंने वही एग्जाम्पल ले रहा हूँ। एक पलड़ा हमेशा भारी है पहले से, एक पलड़ा हल्का हल्का है, तो इसको समान कैसे कह सकते हैं? अगर एक पलड़ा भारी है नीचे गया हुआ, एक पलड़ा पहले से ऊपर है, समाज में ये अगड़ी जाती है, पिछड़ी जाती है, या अमीर है, ये गरीब है, ये पुरुष है या महिला है, तो पुरुष का पलड़ा भारी है क्योंकि वो पहले से वो विकास हो रखा उसका। महिलाओं का हल्का पलड़ा है, या जो अगड़ी जाती है उनका पलड़ा भारी है और जो निचली जाती है उनका पलड़ा हल्का है। तो इसमें समानता कैसे दे सकते हैं हम? समानता कैसा कह रही कि सरकार उसमें अधिकारों में दिया गया है कि सभी सभी समान है। ठीक है, चाहे अवसर में हो जाए, शिक्षा में हो जाए, शिक्षा के क्षेत्र में अगर किसी को एडमिशन लेने जाना है तो सबको समान रूप से देखा जाएगा। ठीक है, अवसर जैसे कि कोई रोजगार लेने जा रहा है सरकारी नौकरी के लिए, तो सभी समान देखा जाएगा। तो समान अगर देखेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। ये तो पहले से हल्का है इनका पलड़ा, इन्होंने सदियों से किताबें नहीं उठाई हैं, तो इनका पलड़ा तो हल्का हुआ, तो ये तो हमेशा ये अवसरों का लाभ यही उठाएंगे, ये तो उठा नहीं पाएंगे अवसर का लाभ, तो समान कैसे हुआ? तो फिर सरकार क्या करती है? सरकार नीति निर्देशक तत्वों को देखती है, नीति निर्देश देखती है कि इसमें कुछ दिया गया है क्या, कुछ कर सकते हैं क्या। तो देखती है कि लोक कल्याण के लिए दिया गया है। ठीक है, लोक कल्याण के लिए आप कानून बना सकते हो। ठीक है, लोक कल्याण के लिए। तो मान लीजिए इन्होंने आरक्षण का कानून बना दिया, नीति निर्देशकों का पालन करते हुए आरक्षण का कानून बना दिया कि
जो कुछ जो लोगों को आरक्षण दिया जाएगा नौकरियों में या फिर शिक्षा के क्षेत्र में, और अगर नंबर उनके कम आते हैं तो उनको एडमिशन दे दिया जाएगा, और अगड़ी जाती है उसका अगर नंबर ज़्यादा भी आता है तो उसको एडमिशन नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पे दोनों में टकराव टकराव हो गया। ठीक है, अधिकार कह रहा सब समान होना चाहिए, नीति निर्देशक कह रहे नहीं कुछ को फायदा दो, कुछ को ज़्यादा कुछ सहूलियत दो। तो अब दोनों में टकराव हो गया। ठीक है, टकराव हो गया ना, ये कुछ कह रहा है ये कुछ कह रहा है नीति निर्देशक, तो ये सब टकराव होते रहते हैं। ठीक है, समस्या तब पैदा हुई जब सरकार ने जब पहली बार सरकार ने जमींदारी उन्मूलन का कानून बनाने का फैसला किया। जब शुरू में क्या था कि जब 1793 में जमींदारी एक्ट पास हुआ था लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा, याद है ना? 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जमींदारी एक्ट पास किया था कि कुछ जो खेत था हाँ। जमींदारों के पास रहा, और उसमें लोग किसान काम करते थे और जमींदार उसको पैसा देते थे, और जमींदार फिर जो कर था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को देते थे। जमींदारी हाँ। कानून था। तो अब क्या हुआ, जमींदारी कानून की वजह से ना एक एक आदमी के पास कई हजार हेक्टेयर जमीन आ गई। कुछ लोगों के पास जो बड़े जमींदार बन गए, कुछ लोग बड़े जमींदार बन गए, जमीन उनकी नहीं थी, ठीक है, लेकिन वो बड़े जमींदार बन गए। ब्रिटिश ने कानून में ऐसा बदलाव किया कि कुछ लोग बड़े जमींदार बन गए, जमीन उनकी ना होते हुए बड़े जमींदार बन गए, और धीरे धीरे वो जमीन पुश्तैनी हो गई। वो जमीन पुश्तैनी नहीं थी उनकी, लेकिन धीरे धीरे वो पुश्तैनी हो गई जमीन। तो इसकी वजह से जब आज़ाद हुआ देश ना, तो कुछ लोगों के पास हजारों एकड़ जमीन थी और कुछ लोगों के पास कुछ नहीं था, कोई जमीन नहीं थी। ठीक है, कुछ लोगों के पास हजारों एकड़ जमीन थी, कुछ जमींदार थे और कुछ गरीब लोग थे, गरीब खेतीहर थे। ठीक है, इनके पास हजारों एकड़ जमीन है और इनके पास कोई जमीन नहीं है। ठीक है, कोई जमीन नहीं इनके पास। तो क्या किया सरकार ने कानून बनाया आज़ादी के बाद। सरकार ने कानून बनाया जमींदारी उन्मूलन कानून। जमींदारी को खत्म कर दिया गया, जमींदारी को खत्म कर दिया गया, और जो जमीनें थी वो बांट दी गई। सीलिंग लगा दी कि एक इंसान के पास इससे ज्यादा जमीन नहीं हो सकती, एक निश्चित सीमा से ज्यादा जमीन नहीं रख सकता, और जो बाकी जमीन बचेगी उसको गरीबों में बांट दिया जाएगा। ठीक है, ये कानून आया। अब इस कानून के आने से क्या चीज हुआ भाई, अधिकार था ना कि सभी बराबर हैं, अधिकार में लिख दिया कि सब बराबर है कानून के आगे। अभी तो अगर मैं कहूँ कि ये मेरी जमीन थी, मेरे से क्यों ले रहे हो, ये मेरी जमीन है, मेरे से क्यों ले रहे हो ये सब जमीन, मेरा अधिकार है कि मैं वो संपत्ति का अधिकार दिया हुआ था उस समय। उस समय संपत्ति का अधिकार भी था, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार होता था उस समय। ठीक है, अब नहीं है। पहले जब कानून 1950 में संविधान बन के तैयार और लागू हो गया था, संपत्ति का अधिकार जो था वो मौलिक अधिकार था। ठीक है, तो उस 78 अधिकार, तक। हाँ, संपत्ति के अधिकार के अकॉर्डिंग मैं कितनी भी जमीन रखता हूँ मेरी संपत्ति है। ठीक है, लेकिन जब जमींदारी का उन्मूलन कानून आया, किस लिए आया था, गरीबी भगाने के लिए। नीति निर्देशक तत्व में क्या था, गरीबी को हटाना है, लोक कल्याण के लिए काम करना है। उसी नीति निर्देशक तत्वों के अंडर ही सरकार ने जमींदारी उन्मूलन कानून बनाया, और जो बड़े जमींदार थे उनसे जमीन ले ली गई और गरीबों में बांट दी गई। तो यहाँ क्या हुआ, संपत्ति का अधिकार जो था उससे टकराव हो गया गरीबी हटाओ वाला। ठीक है, गरीबी हटाना था नीति निर्देशक में, तो वो ये दोनों टकरा गए कि ये सही माने कि ये सही माने। अगर गरीबी हटाना है तो संपत्ति लेना पड़ेगा, और अगर संपत्ति ले रहे हैं तो फिर अधिकार नहीं, अधिकार छीन रहे हैं उनसे। संविधान में तो इसके लिए मना कर रखा है कि कोई भी कानून बनाएंगे, आर्टिकल 13 में लिखा गया था कि कोई भी आप कानून बनाओगे अगर उस संविधान मौलिक अधिकारों के अगेंस्ट जा गलत। रहा है तो उसको हाँ। गैर संवैधानिक हो जाएगा वो। ठीक है, लेकिन सरकार ने जब ये कानून बनाया तो गैर संवैधानिक हो जाना चाहिए था ये कानून, क्योंकि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, संपत्ति का हनन हो रहा है। उससे क्या हुआ, संपत्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ, तो ये गैर कानूनी हो जाना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ, लेकिन यह सोचकर कि सामाजिक आवश्यकताएं व्यक्तिगत हित से ऊपर हैं, ये सोचा गया कि सामाजिक आवश्यकताएं जो है, जो कुछ बहुत ज्यादा लोग गरीब हैं, उनके उनका हित जो है व्यक्तिगत हित से ऊपर है, समाज का हित जो है एक व्यक्तिगत एक जमींदार के हित से ऊपर है। इसीलिए सरकार ने नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए संविधान का संशोधन कर दिया। पहली बार संशोधन हो गया ये संविधान का, और संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। ठीक है, संविधान का संशोधन हुआ। इसके बाद एक लंबी लड़ाई चली। ठीक है, लंबी कानूनी लड़ाई चली। कार्यपालिका और न्यायपालिका ने इस पर परस्पर विरोधी दृष्टिकोण अपनाया। सरकार की मान्यता क्या थी
कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए एक मौलिक अधिकार। मिनट, पहले बोले कि संविधान संशोधन का जो ये जो था पहला संशोधन था संविधान का, हाँ, मौलिक अधिकार में पहला था या फिर संविधान में पहला संशोधन ही था, या फिर मौलिक अधिकार के लिए पहला संशोधन था ये? अभी तो कुछ लिखा हुआ नहीं ना यहाँ पे, तो मौलिक अधिकार ही मान लो। अभी ठीक है, ठीक है, ठीक। ये मेरे ख्याल से संविधान का ही पहला संशोधन था। संविधान में पहला संशोधन संपत्ति को लेके। 78 में था ना ये वाला? ये नहीं, 1978। 78 में तो आपको इसको हटाओ किया गया था ना। चलो पढ़ते हैं, देखते क्या आता है। ठीक ठीक है। है, संविधान का संशोधन किया गया, यहीं तक हम पढ़ रहे हैं कि संविधान का संशोधन संशोधन किया गया। लेकिन इसके बाद एक कानूनी लंबी लड़ाई चली। कार्यपालिका और न्यायपालिका एक दूसरे से टकरा गई यहाँ पे। कार्यपालिका यानी सरकार का मानना था कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। सरकार मानती थी कि हम अगर नीति निर्देशक तत्वों को लागू करेंगे तो मौलिक अधिकारों पर उसके लिए प्रतिबंध लगा सकते हैं हम लोग। इसके पीछे धारणा क्या दी थी सरकार ने कि लोक कल्याण के मार्ग में अधिकार जो है वो बाधक बन रहे हैं। कुछ ऐसे अधिकार हैं जो लोक कल्याण के मार्ग में बाधक बन रहे हैं। और दूसरी ओर न्यायालय क्या कह रहा था, न्यायालय कह रहा था कि मौलिक कानून इतने महत्वपूर्ण और पावन है कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए उन्हें प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। मतलब आपको कोई भी नीति निर्देशक तत्व लागू करने हैं, लागू करो, लेकिन आप मौलिक अधिकारों को नहीं छीन सकते हो। ठीक है, लेकिन बाद में फिर न्यायालय का रुख बदल गया था। देखो, संपत्ति का अधिकार दिया गया है यहाँ पे, पढ़ते हैं इसको थोड़ी देर पहले, इसका ये पैराग्राफ खत्म कर लेते हैं। इससे इसने एक और भी जटिल विवाद को जन्म दे दिया। ठीक है, इसी ने कि आप मौलिक अधिकारों को बदल सकते हो कि नहीं बदल सकते हो, इसने एक और विवाद को जन्म दिया। क्या चीज? वह संविधान के संशोधन से संबंधित था। सरकार कह रही थी कि संसद जो है संविधान के किसी भी अंश या प्रावधान का संशोधन कर सकती है, और न्यायालय कह रहा था कि संसद कोई ऐसा संशोधन नहीं कर सकती जो मौलिक अधिकारों का हनन करे। ठीक है, कोई संशोधन नहीं कर सकती जो मौलिक अधिकारों को आर्टिकल उल्लंघन करे। 30 बोल ही रहा है। हाँ। ठीक है ना। तो यह विवाद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केशवानंद भारती मुकदमे में एक महत्वपूर्ण निर्णय से समाप्त हुआ। केशवानंद भारती एक व्यक्ति का नाम था, वो इसी साल इसी हम्म, महीने उनकी डेथ हुई है। ठीक है, 2-3 दिन केशवानंद, पहले। हाँ, केशवानंद भारती एक मुकदमे का नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट मुकदमा, 1973 का सबसे फेमस हम्म, मुकदमा है भारत की संवैधानिक इतिहास में सबसे फेमस मुकदमा हो गया। 13 जज ने, हम्म, बेंच में 13 जज थे पहली बार। सुप्रीम कोर्ट की बेंच बनती है ना, कितने जज मुकदमे का फैसला करेंगे, तो 13 जज थे उसमें। 13 जजों हाँ। की बेंच थी, सबसे बड़ी बेंच यही बनी है अभी तक। इस बेंच ने फैसला किया, और फैसला 7/6 में हुआ था। और 7 एक तरफ, 6 एक तरफ हुआ था, मतलब बहुत कम, मतलब करीबी टक्कर थी। तो इसमें बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया हुआ। इस निर्णय में क्या दिया, कहा न्यायालय ने अपना पुराना रुख बदल दिया। न्यायालय पहले क्या कह रही थी कि कुछ नहीं बदल सकते आप, जो मौलिक अधिकार का उल्लंघन करेगा ऐसा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे आके न्यायालय का रुख बदला। न्यायालय ने कहा कि संविधान की कुछ मूल ढांचागत विशेषताएं हैं, संसद कुछ भी परिवर्तन कर ले, इस पूरे संविधान को बदलाव कर सकता है, लेकिन संविधान का जो ढांचा है ना वो नहीं बदल सकता। मूल ढांचागत विशेषता है उसमें परिवर्तन नहीं कर सकता। समझ रहे हो? जैसे कि संविधान का मूल ढांचागत विशेषताएं क्या है? न्याय, हम्म, समानता, ठीक है, और क्या बोलते हैं, आजादी, स्वतंत्रता, और भी बहुत सारी है जो ये मूल ढांचागत विशेषताएं हैं। मूल ढांचागत विशेषताएं हैं संविधान की। सरकार संविधान में कुछ भी बदल ले, कोई मतलब नहीं, मौलिक अधिकार भी बदल सकती है, लेकिन उनके बदलने से ये ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इस ढांचे में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इसे हम अध्याय संविधान में पढ़ेंगे कि संविधान में कैसे, 9th चैप्टर जब आएगा तब पढ़ेंगे इसमें इस चीज को। ठीक है, डिटेल पढ़ेंगे। अभी आप पढ़ लेते हैं खाली क्या चीज, जो संपत्ति का अधिकार था जो भी ऊपर गया। ठीक है, संपत्ति का अधिकार कैसे शुरू हुआ था? देखो, मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों में जो विवाद उठा था उसके पीछे कारण था मूल संविधान में संपत्ति अर्जन, संपत्ति अर्जन करना, उसका स्वामित्व होना और उसका संरक्षण करना, ये मौलिक अधिकार था। संपत्ति अर्जन, स्वामित्व और संरक्षण, संपत्ति को कमाना, संपत्ति का मालिक बनना और संपत्ति का रक्षण करना, ये मौलिक अधिकार था। ठीक है, जब 1950 में संविधान लागू हुआ था।
लेकिन संविधान ने स्पष्ट कहा था कि सरकार लोक कल्याण के लिए संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है। संविधान ने कहा कि कर सकती है। 1950 में ही सरकार ने एक अनेक कानून बनाया जिससे संपत्ति के अधिकार पर प्रतिबंध लग गया। ठीक है, 1950 में ही संपत्ति के अधिकार पर प्रतिबंध लगना शुरू हो गया। मौलिक अभी क्या था, संपत्ति का अधिकार वहीं पड़ा हुआ है जहां था मौलिक अधिकारों में, लेकिन सरकार उस पर प्रतिबंध लगा रही थी, बस हटा नहीं रही वहां से, प्रतिबंध लगा रही है। मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के मध्य विवाद में के केंद्र में यही अधिकार था। जो दोनों का टकराहट, उसमें मेन अधिकार, जो टकराहट का कारण था, टकराव का कारण, वो संपत्ति का अधिकार था। ठीक है, आखिरकार 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने संपत्ति के अधिकार को संविधान के मूल ढांचे का तत्व नहीं माना। संविधान ने कहा कि सरकार, न्यायालय ने कहा कि ये मूल ढांचा नहीं है संविधान का, संपत्ति का अधिकार, इसको आप बदल सकते हो। और कहा कि संसद को संविधान का संशोधन करके इसे प्रतिबंध लगा करने का अधिकार है। फिर 1978 में जनता पार्टी की सरकार ने 44वां संशोधन किया और संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया। प्रतिबंध पहले ही लग चुका था, लेकिन 1978 में खाली इसको निकाल दिया गया 44वें संशोधन से। ठीक है, और कहाँ डाल दिया गया इसको, हट ऐसा नहीं निकाल के बाहर फेंक दिया, इसको संविधान के अनुच्छेद 300 क्रमांक क में डाल दिया गया। सामान्य कानून बना दिया गया, इसको सामान्य कानून अधिकार बना दिया गया। ठीक है, तो केशवानंद भारती केस क्या था? केशवानंद भारती एक बहुत बड़े मठ के मालिक थे, पुजारी थे। मठ होता है ना, साउथ इंडिया में मठ होते हैं बड़े बड़े, जैसे आश्रम होता है ना, आश्रम आश्रम टाइप मठ होता है, तो बहुत बड़ा मठ था ये। ठीक है, सरकार ने कुछ लोगों को जमीन देनी थी, तो उन्होंने सरकार ने मठ का बहुत सारा हिस्सा उससे ले लिया, मठ के उससे लेके अपने सरकारी संपत्ति में डाल के उसको गरीबों को बांट दिया। तो केशवानंद भारती ने केस किया सरकार के ऊपर, और वो केस चलता रहा, और फिर केशवानंद भारती केस तो हार गए। मतलब न्यायालय ने उनको वापस नहीं दिलवाई जमीन, ये वाली जमीन चली गई उसके हाथ से, लेकिन ये केस इतना महत्वपूर्ण हो गया कि केशवानंद भारती को संविधान का वो कहा जाता है, कुछ रक्षक कहा जाने लग गया। ठीक है, अधिकारों का रक्षक कहा जाने लगा। ठीक है, संविधान का रक्षक कहा जाने लगा। कि उसमें क्या था, इस केस से पहले ऐसा था कि सरकार मानती थी कि हम कुछ भी कर सकते हैं, सरकार ये मानती थी कि वो संविधान में कोई बदलाव कर सकती है। इस केस से पहले, 1973 से पहले, सरकार ये मानती थी कि वो कोई भी बदलाव कर सकती है मौलिक अधिकारों में, नीति निर्देशक तत्वों का वो देके, क्या बोलते हैं, ब्यौरा देके, कि भैया नीति निर्देशक तत्वों में कहा गया हमें करना है, तो हम मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, ये कह के वो कुछ भी कर देती थी। लेकिन 1973 में इस केस के कारण ही संविधान, न्यायालय ने कह दिया कि आप कुछ भी संविधान में बदल सकते हो, लेकिन वो चीजें नहीं बदल सकते जो संविधान का मूल ढांचा है। मूल ढांचा मतलब आप संविधान से लोकतंत्र को नहीं निकाल सकते, लोकतंत्र संविधान का मूल ढांचा है। ठीक है, डेमोक्रेसी मूल ढांचा, आप डेमोक्रेसी को खत्म नहीं कर सकते हो। ठीक है, संविधान में कोई ऐसा संशोधन नहीं कर सकते जिससे डेमोक्रेसी खत्म हो जाए, या जिससे अधिकार समानता का अधिकार खत्म हो जाए, स्वतंत्रता खत्म हो जाए लोगों की, ये सब नहीं खत्म कर सकते। तो जो मूल ढांचा है, उसके बारे में हम चैप्टर में, एक अलग चैप्टर है पूरा, उसको पढ़ेंगे। ठीक है, ये तो अधिकार वाला क्षेत्र हो गया आपका। अब अधिकार का एक दूसरा चैप्टर है आपका दूसरी बुक में, जो पार्ट 2 बुक है इसका 11th क्लास का, उसमें दिया गया अधिकार। तो यहाँ अधिकार फिर से पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे इसको हम। तो अभी जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हम अक्सर अधिकारों की चर्चा करते हैं, बोलते हैं ये मेरा राइट है, ये मेरा राइट नहीं है, वोट देने का राइट, पार्टी बनाने का राइट, चुनाव लड़ने का राइट, ये सब के अधिकारों की बात करते हैं। लोग अधिकारों की नई नई मांग भी करते हैं कि हमें स्वच्छ वायु चाहिए, सूचना का अधिकार चाहिए, सुरक्षित पानी चाहिए। ठीक है, ये सब भी अधिकारों का दावा जताया जा रहा है। अब ये नए नए अधिकार आने लग गए हैं। पहले स्वच्छ वायु का अधिकार का इतना इंपॉर्टेंस नहीं था, क्योंकि 1950s में वायु इतनी प्रदूषित नहीं थी जितनी अब प्रदूषित है, तो लोगों को उस टाइम पता नहीं था कि इतना भी बिगड़ जाएगा सिचुएशन। तो दिल्ली और कुछ इससे जगह है वहाँ सिचुएशन बहुत बिगड़ गई है, तो स्वच्छ वायु का अधिकार भी अब लोग मांगने लगे हैं। हम प्राय राजनीति और सार्वजनिक म्यूट कर लो सारे, ठीक है, मैं थोड़ा तेज पढ़ूंगा इसको। जहाँ हम प्राय अपने राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन से जुड़े अधिकारों का दावा करते हैं, वहीं हम सामाजिक और व्यक्तिगत संबंधों में भी अधिकार की भाषा का प्रयोग करते हैं। मतलब हम अपना करियर चुनना चाहते हैं, हमें अधिकार है हम कुछ भी, कोई भी करियर चुने। ठीक है, चाहे हमें नर्स बनना चाहते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, ब्यूरोक्रेट, कुछ भी बनना चाहते हैं। ठीक है, और देश में बेरोक टोक घूमने का अधिकार की बात करते हैं, हमें कहीं जाना है उसके अधिकार की बात करते हैं, हमें सभी जगह जाने का राइट है। और तो और न केवल वयस्क मनुष्यों के लिए बल्कि बच्चों के लिए, गर्भस्थ भ्रूणों और पशुओं के लिए भी अधिकारों का दावा करते हैं कि पशुओं को भी एक अच्छी जिंदगी जीने का अधिकार है। इसकी भी बातें चलती रहती हैं।
इस प्रकार विविध लोग विविध तरीकों से अधिकार की अवधारणा प्रस्तुत करते हैं। अलग अलग लोग अलग अलग तरीकों से अधिकार को ये अवधारणा प्रस्तुत करते हैं कि अधिकार कैसे होने और कैसे होने चाहिए और क्या क्या अधिकार मिलने चाहिए, ये प्रस्तुत करते हैं। इस अध्याय में हम इस अवधारणा के पे कुछ सवाल देखेंगे, ठीक है, इसकी बात करेंगे। पहला है कि अधिकार क्या है। अधिकार मूल रूप से हकदारी है या ऐसा दावा है जिसका औचित्य सिद्ध हो, मतलब जिसका कोई मतलब हो। औचित्य मतलब कोई मतलब बने। ऐसा नहीं आप कुछ भी मांग लो और बोलो कि नहीं मेरा राइट है, ठीक है। ऐसा अधिकार, ऐसा दावा होना चाहिए, ऐसा दावा होना चाहिए जिसका कोई मतलब निकलता हो, ठीक है, कोई औचित्य सिद्ध होता हो, वो अधिकार कहलाता है, ठीक है। यह बताता है कि नागरिक, व्यक्ति और मनुष्य होने के नाते हम किसके हकदार हैं। अगर मैं मनुष्य हूँ, ठीक है, तो मेरे अलग अधिकार हैं मनुष्य होने के नाते। व्यक्ति होने के नाते और मनुष्य एक ही बात है, इन दोनों के नाते मेरे अलग अधिकार होंगे, लेकिन नागरिक होने के नाते मेरे अधिकार कुछ और होंगे, ठीक है। नागरिक मनुष्य होने के नाते मेरा अधिकार क्या है? जीने का अधिकार, ठीक है। जीने का अधिकार मेरा मनुष्य होने के, मैं मनुष्य हूं तो जीने का अधिकार है, सोचने का अधिकार है, ठीक है, ये सब अधिकार है। और नागरिक होने के नाते, नागरिक मतलब आप किसी देश के नागरिक हो। नागरिक और मनुष्य होने में थोड़ा सा डिफरेंस है। मनुष्य सब है, लेकिन सब इस देश के नागरिक नहीं है ना, जो इस देश में रह रहे हैं अभी। इस देश में जितने भी लोग रह रहे हैं अभी, आज की इस टाइम, इस 7:05:33 में जितने भी लोग इस देश में रह रहे हैं वो सभी मनुष्य हैं। लेकिन क्या वो सब नागरिक हैं? नहीं। क्या पता कुछ लोग फॉरेन से घूमने आए हैं, कुछ और काम से आए हैं, तो मनुष्य तो है लेकिन नागरिक नहीं है। नागरिक कौन है? जो इस देश का रजिस्टर्ड सिटीजन होगा, जिसका मतलब नाम दर्ज है नागरिक में, ठीक है, जो इस देश में पैदा हुआ, जिसको नागरिक की डेफिनेशन पूरा करता है। समझ लो, नागरिक की जो डेफिनेशन है, नागरिक किसको बोला जाएगा, उसकी एक पूरी डेफिनेशन है सिटीजनशिप में, संविधान में। तो जो कोई है, जैसे कि जो इस देश में पैदा हुआ हो या जो इस बाहर पैदा हुआ लेकिन उसके माँ बाप हिंदुस्तानी हो, इस तरह से कई डेफिनेशन है। तो नागरिक के अलग अधिकार है। नागरिक का अधिकार जैसे कि वोट देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, ठीक है, गिरफ्तारी से बचने का अधिकार, ये सब अधिकार हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार तो मनुष्य के भी हैं। मनुष्य होना मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार तो है ना, उसको, उसका कुछ शोषण तो नहीं कर सकता, ठीक है। तो नागरिक और मनुष्य का गिरफ्तारी से बचने का अधिकार तो मनुष्य का भी है, गिरफ्तारी से बचने का अधिकार। कह सकते हो। मैं ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। तो मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि गिरफ्तारी से बचने का अधिकार हो गया जैसे नागरिक को, जैसे सबको नहीं है ना। आप जैसे उसमें आपने पढ़ा था निवारण, निवारण और क्या था वो, नजरबंदी था। अच्छा। तो अगर एनिमी से, एनिमी लैंड से आया है, बाहर से पाकिस्तान वाकिस्तान कोई एनिमी लैंड से आया है, तो उसका अलग उसके अधिकार नहीं होते गिरफ्तारी से बचने के, ठीक है। तो वो सब अलग हम्म। अधिकार है। मनुष्य होने के नाते अलग अधिकार हैं थोड़े से, नागरिक होने के नाते थोड़े से और अधिकार मिल जाते हैं। नागरिक, व्यक्ति, मनुष्य होने के नाते हम कुछ चीज के हकदार होते हैं कि हमें मिलना चाहिए। हम मनुष्य हैं तो हम सोचने का अधिकार तो हमको हो कम से कम। यह ऐसी चीज है कि जिसको हम अपना प्राप्य समझते हैं, हमारा है। ऐसी चीज जिसे शेष समाज ऐसे वैध दावे के रूप में स्वीकार करे जिसका अनुमोदन अनिवार्य है। अभी बहुत ज्यादा शुद्ध हिंदी लिख दी गई है, लेकिन इसका मतलब यही कह रहा होगा कि समाज में ऐसे दावे हैं जिसके लिए जिसका जिसका कोई मतलब बनता हो, औचित्य बनता हो, ठीक है। इसका मतलब लेकिन यह नहीं है कि हर वह चीज जिससे जिसे मैं जरूरी समझता हूँ और वांछनीय समझूं वो मेरा अधिकार हो। मैं अगर सोच रहा हूँ कि जरूरी है मेरे लिए तो मेरा अधिकार हो, ये जरूरी नहीं। पूरा समाज उस पर हामी भरता है कि नहीं ये जरूरी होना चाहिए। मेरी इच्छा हो सकती है कि स्कूल के लिए निर्धारित पोशाक के बजाय हम मन पसंद कपड़े पहने। हम जाके बोले नहीं मेरा अधिकार है कि कोई भी कपड़े पहन के स्कूल में आऊँ, लेकिन पूरा समाज इस पे हामी नहीं भरता ना। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है। मैं देर रात तक घर से बाहर रहना चाह सकता हूँ, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे स्कूल के लिए अपनी इच्छा अनुसार जो चाहे वह पहनूं और जब चाहे तब लौटूं, ठीक है। ये अधिकार नहीं, यह सब अधिकार की श्रेणी में नहीं आता। मैं जो चाहता हूं और जिसके लिए मैं स्वयं को हकदार समझता हूं और जिनका बतौर अधिकार उल्लेख किया जाता है, उसके बीच में फर्क है। जो मैं अपने, जिसके लिए मैं अपने आप को हकदार समझ रहा हूँ, एक तो जिसके लिए हकदार समझ रहा हूँ मैं, समझना, और जो एक्चुअली में उल्लेख किया गया है जिसका, वो दोनों में अंतर है। उल्लेख जिसका किया है इस पे सभी समाज के सभी वर्ग अपनी हामी भरते हैं, लेकिन इस पे थोड़ी ना भरते हैं। आप क्या समझ रहे हो उस पे थोड़ी ना करेंगे। तो अधिकार वो है जो जिनका कोई औचित्य हो और जिस पे समाज हामी भरता हो और जो जरूरत हो इंसान की, ठीक है।
वो अधिकार होता है। अधिकार उन बातों का घोतक है जिन्हें मैं और अन्य लोग सम्मान और गरिमा का जीवन बसर करने के लिए महत्वपूर्ण और आवश्यक समझते हैं। वो सब हक, वो सारे हक जिससे मेरे को सम्मान और गरिमा से जीवन जीने का वो मिले, वो आवश्यक समझते हैं, वो सब अधिकार हैं। उदाहरण के लिए आजीविका का अधिकार, कमाने का अधिकार अगर नहीं मिलेगा मुझे तो जीवन कैसे जीऊंगा मैं। लाभकर रोजगार में नियोजन होना व्यक्ति को आर्थिक स्वतंत्रता देता है, इसलिए यह उसकी गरिमा के लिए प्रमुख है। अपनी बुनियादी जरूरतों की पूर्ति हमें अपनी प्रतिभा और रुचियों की ओर प्रवृत्त होने की स्वतंत्रता प्रदान करती है। ठीक है, यहाँ हम स्वतंत्र अभिव्यक्ति के अधिकार का उदाहरण ले सकते हैं। यह अधिकार हमें सृजनात्मक और मौलिक होने का मौका देता है। जो स्वतंत्र अभिव्यक्ति है, कुछ भी बोलने का, अपनी स्वतंत्रता से बोलने का अधिकार जो है वो क्या है, इसी का उदाहरण है कि यह अधिकार हमें सृजनात्मक मतलब इनोवेटिव होने का या मौलिक होने का मौका देती है। चाहे यह लेखन के क्षेत्र में हो, जो अभिव्यक्ति है, चाहे वो लिख लिख के अभिव्यक्त करो, नृत्य से, संगीत से, या किसी रचनात्मक क्रियाकलाप से रिलेटेड हो। ठीक है, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतांत्रिक सरकार के लिए भी महत्वपूर्ण है। लोकतांत्रिक सरकार के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्यों महत्वपूर्ण है? अभिव्यक्ति का मतलब है आप अपनी मनपसंद के व्यक्ति को वोट दे रहे हो, आप अभिव्यक्त कर रहे हो कि किसको वोट देना है, आपका मत क्या है, आपका मत क्या है, यह भी अभिव्यक्ति है। और मत आपका जो होगा फिर उससे आप मतदान करोगे, और मतदान हमें करोगे तो लोकतंत्र। ये कहाँ धो बाहर गए धो सॉरी गलती से। ठीक है, तो मत देने का अधिकार जो है वो लोकतांत्रिक सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। अभिव्यक्ति क्या है? अपना मत, मेरी अभिव्यक्ति है। ठीक है, और मत से मैं मतदान करने जाऊंगा, मेरा मत जो होगा उसी को मतदान करूंगा, और उसी से लोकतांत्रिक सरकार के लिए, ये सब चीजें लोकतांत्रिक सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि यह विश्वासों और मतों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति की अनुमति देता है। आजीविका का अधिकार या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे अधिकार समाज में रहने वाले तमाम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। इसी वजह से उनकी प्रकृति विश्व विश्वजनीन कही जाती है। पता नहीं विश्वजनीन क्या होती है। ठीक है, अधिकारों की दावेदारी का दूसरा आधार यह है कि वे हमें बेहतरी के लिए आवश्यक हैं, वे हमारी बेहतरी के लिए आवश्यक है। पहला क्या था? गरिमा से जीवन जीने के लिए, गरिमा से जीवन जीने के लिए। दूसरा क्या है? बेहतरी के लिए, विकास के लिए, जो हम हैं उससे बेहतर बने। पहला गरिमा है, दूसरा बेहतर है, बेहतर बनना है, उसके लिए भी अधिकार जरूरी है। यह लोगों को उनकी दक्षता और प्रतिभा विकसित करने में सहायता करता है। ठीक है, अगर शिक्षा का अधिकार सबको दिया जाएगा तो सभी के अंदर बेहतर, सभी बेहतर इंसान बनने की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उदाहरण के लिए शिक्षा का अधिकार हमारी तर्क शक्ति विकसित करने में मदद करता है, हमें उपयोगी कौशल प्रदान करता है और जीवन में सूझबूझ के साथ चयन करने में सक्षम बनाता है। ठीक है, सूझबूझ का जीवन जीवन सूझबूझ चयन करने में सक्षम बनाता है। व्यक्ति के कल्याण के लिए इस हद तक शिक्षा को अनिवार्य समझा जाना चाहिए कि उसे सार्वभौम अधिकार माना गया है। ठीक है, बहरहाल अगर कोई कार्यकलाप हमारे स्वास्थ्य या कल्याण के लिए नुकसानदेह है तो उसे अधिकार नहीं माना जा सकता। ठीक है, अगर कोई हमारा कोई कार्यकलाप हमारे स्वास्थ्य या कल्याण के लिए नुकसानदेह है तो उसे अधिकार नहीं माना जा सकता। ठीक है, जैसे कि डॉक्टरी शोध ने यह प्रमाणित किया है कि नशीली दवाएं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। ठीक है, ये हमारे रिश्तों पर भी प्रभाव डालती है, दुष्प्रभाव डालती है। इसलिए हम ये दावा नहीं कर सकते कि हमें नशीले पदार्थ लेने का, सुई लगाने का, धूम्रपान करने का अधिकार है। अगर ये बोले नहीं सिगरेट पीना तो मेरा अधिकार है, मेरी मर्जी है, सिगरेट पीने का अधिकार तो मुझे है, तो ये गलत है। सिगरेट पीने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, क्योंकि ये आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और समाज के लिए भी हानिकारक है। धूम्रपान मामले से उन लोगों को स्वास्थ्य नुकसान, आपका भी स्वास्थ्य नुकसान होता है और जो आप आसपास रह रहे हैं उनका भी स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचता है और आचरण को भी नुकसान पहुंचता है, रंग ढंग बदलता है, इससे खतरा करार देते हैं, इस हमें हम अन्य लोगों के लिए खतरा करार देते हैं। ठीक है, ये सब क्या है, मौलिक अधिकार में नहीं गिने जा सकते, जो हमारे लिए तो हमारी चाह है लेकिन दूसरों के लिए खतरनाक हो जाए। अधिकार आते कहाँ से हैं? 17वीं और 18वीं शताब्दी, यानी 1600 से लेकर 1900 तक, 1999 तक। ठीक है, सॉरी
1799 तक। क्या लिख रहा हूँ मैं? 18 लिख दिया। एक मिनट, कंफ्यूज हो गया क्या? 17वीं 16 शताब्दी, से 1700 हो गया ना ये। हम्म 18वीं हम्म शताब्दी हम्म। मतलब 1700 खत्म हो गया उसके बाद वाला। ठीक है, तो 17वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी में राजनीतिक एक सिद्धांतकार। सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। 17वीं शताब्दी पे लिखा है, उसके ऊपर 1600 लिख रखे हो। हाँ, तो 17वीं शताब्दी वही क्या होगा? होता है। अब उसके बाद क्या है? इस समय 17वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी में जो पॉलिटिकल फिलोसफर थे, राजनीतिक सिद्धांतकार थे, वो क्या तर्क देते थे कि हमारे लिए अधिकार प्रकृति और ईश्वर प्रदत्त है। मतलब प्रकृति ने हमें कुछ अधिकार दिए हैं, ये ईश्वर ने हमें अधिकार दिए हैं। ठीक है, हमें जन्म से अधिकार मिले हुए हैं। ये सब जो अधिकार उस टाइम माने जाते थे वो जन्म से माने जाते थे। परिणाम के स्वरूप कोई व्यक्ति या शासक उन्हें हमसे छीन नहीं सकता। ठीक है, उन्होंने मनुष्य के 3 प्राकृतिक अधिकार चिन्हित किए थे। शुरू शुरू में 3 प्राकृतिक अधिकार चिन्हित किए। प्राकृतिक मतलब नेचुरल राइट्स, जो प्रकृति ने दिए हैं। कौन कौन से? जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। ये प्राकृतिक राइट्स हैं। ठीक है, प्राकृतिक अधिकार हैं, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। अन्य तमाम अधिकार इन बुनियादी अधिकारों से ही निकलते हैं। हम इन अधिकारों का दावा करें या ना करें, व्यक्ति होने के नाते हमें ये प्राप्त है। देखो, जीवन का अधिकार माना जाता था, लेकिन गरिमा से जीवन जीने का अधिकार नहीं था उस टाइम। ठीक है, जीवन का अधिकार तो अधिकार माना गया मनुष्य होने के नाते। जीवन का अधिकार अधिकार माना गया। ठीक है ना, और ये हमें शुरू से प्राप्त है और कोई इसे छीन नहीं सकता, चाहे हम इसका दावा करें या ना करें। व्यक्ति होने के नाते हमें मिला है स्वतंत्रता और वो तीनों। यह विचार कि हमें जन्म से ही कुछ खास अधिकार प्राप्त है, यही काफी शक्तिशाली अवधारणा है। यह विचार ही काफी शक्तिशाली अवधारणा थी कि कुछ अधिकार हमें जन्म से मिले हैं, क्योंकि इसका अर्थ है कि जो ईश्वर प्रदत्त है उसे कोई मानव शासक या राज्य हमसे छीन नहीं सकता। वो माना जाता था कि जो अधिकार हमें ईश्वर ने दिया है उसे शासक कैसे छीन सकता है कोई। तो इसीलिए यह अवधारणा बहुत शक्तिशाली थी उस समय। प्राकृतिक अधिकारों के विचार का इस्तेमाल राज्यों और सरकारों के द्वारा स्वेच्छाचारी शक्ति के प्रयोग का विरोध करने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए किया जाता था। उस समय इन अधिकारों का प्रयोग किया जाता था कि शासक अपनी शक्ति, अपने क्या कहते हैं, तानाशाह ना हो जाए और लोगों की स्वतंत्रता ना छीने। इसीलिए इन अधिकारों का वर्ण बार बार जिक्र किया जाता था कि इन अधिकारों का जीवन का, स्वतंत्रता का और संपत्ति का। हाल के वर्षों में प्राकृतिक अधिकार शब्द से ज्यादा मानवाधिकार शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था ना, पिछली बार, मानवाधिकार आयोग बना है हम्म जो मनुष्य के कुछ अधिकारों की रक्षा करता है, वो इन्हीं प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करता है। आप इसलिए नहीं जा सकते, आपको वोट नहीं देने दिया जा रहा है, इसलिए आप मानवाधिकार के पास नहीं जा सकते हो, क्योंकि वो मानवाधिकार में नहीं आता है ये। ठीक है, ये मानवाधिकार इसके लिए कुछ नहीं कर सकती। हाँ, किसी का शोषण हो रहा है तो वो मानवाधिकार के पास जा सकता है। ठीक है, हम्म हाल के वर्षों में प्राकृतिक अधिकार, मानवाधिकार शब्द का प्रयोग हो रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके प्राकृतिक होने का विचार आज अस्वीकार्य लगता है। अब ये माना जाता है कि वो प्राकृतिक क्यों है। ठीक है, उनके प्राकृतिक होने का विचार आज अस्वीकार्य है, ये प्राकृतिक नहीं है वो अधिकार। ऐसा मानना भी मुश्किल होता जा रहा है कि कुछ नियम आदर्श ऐसे हैं जिन्हें प्रकृति प्रकृति या ईश्वर ने रचा है। अब क्योंकि लोग थोड़े ज्यादा रैशनल होने लगे, तो अब ये ईश्वर के अंदर आस्था भी बहुत लोग का नहीं रही है। ठीक है, कुछ लोग नहीं मानते कि ईश्वर जैसा कुछ चीज है, और कुछ लोग मानते हैं। इसीलिए अधिकार जो पहले प्राकृतिक अधिकार बोला जाता था, अब इनको मानवाधिकार शब्द से जाना जाने लगा है। सब नहीं मानते, लेकिन कुछ लोग इनको मानवाधिकार बोलते हैं, कई लोग प्राकृतिक अधिकार